हेलो एवरीवन, मैं रजनीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर 31 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आने वाली यूपीएससी एग्जाम्स स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिए गए हैं और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी दी हुई है, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं और यूपीएससी क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन फ्रेम करता है जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो क्यों करता है। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता कि यूपीएससी ऐसे ही फ्रेम कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन फ्रेम करता है जिसके रिगार्डिंग कोई न कोई डेवलपमेंट हुई रहती है या जो कि न्यूज़ में रहा हो। और वीडियो लेक्चर शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे कि इस इनिशिएटिव का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और ये वीडियो जो बाइलिंगुअल रहने वाली है, कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में समझाया जाए, जिससे हिंदी भाषी छात्रों को कोई तकलीफ ना हो। और दूसरा, इसका पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाला है बाइलिंगुअल में, जिसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी पीडीएफ या सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आप खुद से पहले वीडियो लेक्चर में मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप खुद से पीडीएफ को डाउनलोड करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि ये सिर्फ रिविजन प्रोसेस है, आप कहीं न कहीं से करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, लेकिन उस पर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं ना, तब आप एग्जैक्टली जान पाते हैं कि आपने कितना डीप उसको पढ़ाई की हुई है उसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, न्यूज़ में रही है, मिंट में भी, पीआईबी में, द हिंदू में भी। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द इनकॉर्पोरेशन ऑफ जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये न्यूज़ रही है आपकी, इस पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, it involves the construction of dam on river Ganga. Statement number 2, the dam will provide irrigation water to Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. However, drinking water and power benefits shall be available entirely to Uttarakhand. Third statement, this is the first multi-purpose project to be included in Pradhan Mantri Krisi Sinchai Yojana or Accelerated Irrigation Benefit Program list. क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पूछता है कौन से इनकरेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन रिवर गंगा। ये रिवर गोला पे बनाया गया है, जो कि ट्राइब्यूटरी है राम गंगा रिवर की। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, डैम विल प्रोवाइड इरिगेशन वाटर टू हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये भी गलत है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड द इरिगेशन फैसिलिटी टू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ओनली। इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है। हाँ, हाउएवर इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, सेकंड पार्ट स्टेटमेंट का। ड्रिंकिंग वाटर एंड पावर बेनिफिट्स शैल बी अवेलेबल इंटायरली टू उत्तराखंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना AIBP। ये भी गलत है, बिकॉज इट इज द 6th प्रोजेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन दिस स्कीम, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसको। विथ पूछ रहा है कौन से इनकरेक्ट हैं, तो तीनों ही इनकरेक्ट हैं। पहला रिवर गोला, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ उत्तराखंड यूपी है। और थर्ड जो है ये 6 प्रोजेक्ट है, फर्स्ट नहीं है, तो तीनों गलत है। पूछा इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब आप ये समझिए, कुछ फैक्ट समझ लीजिए। इंडिया के जो एग्रीकल्चर लैंड है 148 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 48.8% जो है इरीगेटेड लैंड है। आपको 148 तक ले जाने के लिए आपका ग्राउंड वाटर जो है वो लिमिटेड है, जो भी ग्राउंड वाटर है लिमिटेड है। और आप देख ही रहे हैं कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मानसूनल पैटर्न और एग्रीकल्चर पैटर्न भी चेंज हो रहा है, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी कहीं कहीं कम्प्रोमाइज़ होने वाली है। तो आप समझिए कि अगर ग्राउंड वाटर लिमिटेड है या हमारे इरीगेशन फैसिलिटीज़ वो लिमिटेड हैं, और जितने भी डैम्स हैं आपको पता है वहाँ सिल्टेशन हो रहा है, जिससे उनकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो घट के ऑलमोस्ट 40 to 45% पे आ गई है। तो मतलब अगर 100 लीटर पानी निकलना था वहाँ पे इरिगेशन के समय, तब वहाँ कितना रह गया है, 45 लीटर रह गया है। और सेकेंड क्या कर रहे हैं कि आप रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो सरप्लस वाटर रहेगा उसी को जो है जो डिफिशिएंट वाटर एरियाज़ है उनको सप्लाई किया जाएगा। तो अभी देखिए कि जो फ्लड का साइकिल है हमारे यहाँ, फ्लड और ड्राउट का साइकिल है, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट एक साथ आता है। तो मान लीजिए किसी भी 2 स्टेट है, मान लीजिए यूपी से मान लीजिए हरियाणा कहीं और पानी भेजना है, दोनों में फ्लड एक साथ आ रहा है, उसी समय आप जो डैम्स उनके गेट्स खोल दे रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन और ग्रीम हो जाएगी।
जिसकी वजह से जो इरिगेशन जो यहाँ मेन पर्पस था कि इरिगेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन के अंडर लाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पर्पस सॉल्व होता नहीं दिख रहा है आपका। ठीक है। दूसरी बात आप करेंगे जो साउथ इंडिया है वहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन कराएंगे। अब पहले यूपी या जहाँ पे सॉफ्ट सॉयल है वहाँ तो पहले इसको कर लीजिए, बिकॉज साउथ इंडिया आप जाते हैं जहाँ पे आपको क्या पता है, आपको वहाँ पे ग्रेनाइट ग्रेनाइट सॉयल है, जिसको कि आप कभी भी इसको डिग करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप यहाँ यहाँ से कोई रिवर जा रही है, इसको आप डिगअप करके यहाँ उतना ऊपर पानी ले जाने के लिए ना तो ये इकोनॉमिकली वायबल है और ना तो कहीं से वाइसफुल डिसीजन है ये। तो कहीं ना कहीं जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, ये मुझे सफल होता नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करते हैं, मंच पे खड़े खड़े होकर अपने मैनिफेस्टो में बोल देते हैं हम ऐसा काम कर रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी को उनके दबाव में काम करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हो कहीं न कहीं से सही हो। तो आप इसको देख लीजिए यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है जो सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, देखिए ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ, इनपुट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। ग्राउंड वाटर हो गया, आपका फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए, पावर सप्लाई हो गई, सब पे इनपुट क्रेडिट इनपुट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। और सेकेंड जो क्या करती है, एमएसपी पे खरीदारी करती है। 22 क्रॉप को एमएसपी दिया जाता है और एक जो है शुगर कैन को अलग से दिया जाता है, कैश क्रॉप है वो। तो इन पे एमएसपी दी जाती है। लेकिन आपको पता है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम, उसमें मोस्टली आपको क्या मिलता है, राइस एंड व्हीट। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस सिर्फ इन दो फसलों पे रहा है, राइस एंड व्हीट पे, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रोक्योरमेंट और खरीदारी भी की जाती है। तो पब्लिक क्या करती है, सिर्फ इन्हीं दोनों फसलों को उगा रही है, जिससे मोनोकल्चर डेवलप हो रहा है हमारे देश में। और हमारे जो सॉइल है उसमें किसी जो, ये देखिए आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनको जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी सॉइल से लेते जाएंगे और सॉइल उन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाएगा सॉइल, और वो सिर्फ एक ही क्रॉप के लिए सुटेबल रहने वाला है, आगे चल के उनके लिए भी सुटेबल नहीं रह पाएगा। तो हमको कहीं ना कहीं ज़रूरत है सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन की, जिसमें हम पल्सेस वगैरह पे ध्यान दे सकें और मिलेट्स उगाकर जो है हम जो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा घटती जा रही है उसको बैलेंस किया जा सके। तो आप लोग देखिए 3-4 चीज़ डिस्कस की गई है, एमएसपी डिस्कस की गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप डिस्कस किया गया, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी रिजीम है उसको डिस्कस किया गया क्या है वो। तो ये क्वेश्चन में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरा जितना एमएसपी रिजीम है इसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लीजिए, और बफर सिस्टम जो कि एफसीआई जो है फसल क्रॉप को प्रोक्योर करता है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लीकेज की क्या प्रॉब्लम है, स्टोरेज का क्या प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी मोस्टली चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया इस क्या है, लार्जली एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पे स्टिल 60% पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। तो आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या करना है, आपको सोसाइटी में सुधार लाना है या देश की जनता की लाइफ को बेटर करना है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एग्रीकल्चर को टारगेट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस पे अच्छे से दें, क्योंकि हर साल यूपीएससी 2 या 3 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आराम से पूछता है। थर्ड पेपर में जीएस, थर्ड पेपर इकोनॉमिक्स में आराम से पूछता है, और कहीं न कहीं सोसाइटी से जो भी रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी में आता है, जो कि फर्स्ट पेपर सोसाइटी का पार्ट है। तो प्लीज़ आप लोग इसको मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हम आपसे सिर्फ फैक्ट बताएं। डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको अच्छे से समझाया जाए, जिससे आपकी समझ अच्छे से डेवलप हो और आप प्रीलिम्स ही नहीं मेंस के भी क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएँ। जैसा मैंने बता दिया सारे स्टेटमेंट्स के गलत थे, तो इसका हल आप डेवलप हो जाएगा सी, ये हिंदी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए प्रोजेक्ट है, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, आप लोग चाहें तो इस फिगर से भी समझ सकते हैं कुछ चीज़ों को। अगला देखते हैं न्यूज़ जो है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में थी। नाइपा प्रेजेंस डिटेक्टेड इन फ्रूट बैट्स इन वायनाड केरला। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ongoing bat surveillance survey had detected Nipah virus antibodies in Pteropus bat species in 14 states and one union territory, indicating a wider presence of the virus and possibility of outbreaks across the country. ऑलरेडी 14 स्टेट्स और 1 यूटी में है, तो पूरे देश में फैलना कोई बड़ी बात नहीं है। 18 स्टेट्स एंड 8 यूटी में, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्यों आएगा, एंटीबॉडी हमारा जो इम्यून सिस्टम वो तभी बनाता है जब बाहर से कोई फॉरेन इन्वेडर आता है हमारे बॉडी में। तो अगर ये उपस्थित है, इसका मतलब कि निपा वायरस इसमें अंदर आ रहा है, ठीक है। ये न्यूज हो गई है। क्वेश्चन देख लेते हैं।
With reference to Nipah virus, consider the following statement. It is a zoonotic virus that transmits from animal to animals only through contaminated food and close contact with infected animals. Second statement है there is no evidence of human to human transfer of this virus. Third, currently there are no vaccine for both infected human and animals. Fourth statement, the naturally reservoir host of this virus are fruit bats which do not typically show symptoms of the disease. Question says which of the above statements are correct. पहला देख लीजिए कह रहा है जूनोटिक है, ये पशु जनित है, इसका मतलब है ये पशुओं से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। बोल रहा है कि ट्रांसमिट नहीं हो सकता, सिर्फ एनिमल से एनिमल में होता है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। देयर इज नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ऑफ दिस वायरस, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज देयर आर मेनी एविडेंस वेयर द वायरस हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। थर्ड देख लेते हैं, देयर आर नो वैक्सीन फॉर बोथ, ये करेक्ट है। द नेचुरल रिजर्वायर होस्ट ऑफ दिस वायरस ऑफ फूड बैट्स, बिल्कुल सही है, इसे बिग बैट्स भी बोला जाता है। विच डू नॉट टिपिकली शो सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, बिल्कुल इनके अंदर होता है लेकिन इनके अंदर सिम्टम दिखता नहीं कि जब तक ये कहीं किसी और में ट्रांसफर ना कर दें तब तक सिम्टम दिखता नहीं, जिनके अंदर ट्रांसफर करेंगे उनके अंदर सिम्टम दिखना शुरू होता है। तो 3 एंड 4 सही है। पूछा करेक्ट पूछ रहा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 एंड 4 ओनली, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पिक्स में डायरेक्ट भी आ रहा है, पिक्स के थ्रू भी आ रहा है, कई जगह जो है बीफ और पोर्क लोग खाते हैं तो उसके थ्रू भी नाइपा वायरस इनके अंदर आ सकता है। केरला वगैरह में तो काफ़ी ये आम बात है। थर्ड न्यूज़ देखते हैं, द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया में रहा है 3 डेड ड्यूरिंग बानी फेस्टिवल एट देवरंगाटू इन आंध्र प्रदेश कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट। बात की जा रही बैनी फेस्टिवल की, तो इस पर देख लेते हैं क्वेश्चन फ्रेम किया गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैनी फेस्टिवल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statement number 1 says that it is a traditional stick fight which is celebrated on the night of Dasara celebration every year. This festival involves snatching of the idols from God's stream, leading to a fierce battle known as Bunny Fight. It is celebrated on the account of victory of Lord Mala Maleshwara Swami and goddess Malama over demonic Mani and Malasura. How many of the above statements are incorrect? थर्ड नंबर पूछ रहा है इनकरेक्ट बताना है आपको, तो देख लीजिए फिर से एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। ट्रेडिशनल स्टिक फाइट विच, पहले इसके थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि द फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड बाय पीपल अंडर विजयनगर एम्पायर, पहले इसको विजयनगर एम्पायर में सेलिब्रेट किया जाता था। दिस इज एन एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल होल्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ माला मलेश्वर स्वामी, जिन्हें हम लॉर्ड शिवा भी बोलते हैं। वन सेक, ये लॉर्ड शिवा हैं और एक गॉडेस मलम्मा जो है ये गॉडेस पार्वती हैं। ठीक है, आपको पता है इनके बारे में। और 2 राक्षस मनी एंड मलासुरा, इनके बीच में जो है युद्ध हुआ था जिसमें कि लॉर्ड शिवा ने इनको जो है मार दिया था दोनों को। तो इसी के उपलक्ष्य में ये ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है दशहरा के दिन पे। ठीक है, और क्या करते हैं कि इसमें कुछ गांव से लोग आते हैं और जो है वो घाट के साइड हो जाते हैं और कुछ विलेज के लोग जो है वो डीबन के साइड हो जाते हैं। तो लॉर्ड माला मलेश्वरा स्वामी एंड गॉडेस माला मला की जो आइडियल्स है मूर्ति, उनको लेके एक पार्टी जाती रहती है और दूसरी पार्टी उसको छीनने का प्रयास करती है। इस प्रोसेस में दोनों पार्टियों के बीच में जबरदस्त स्टिक फाइट होती है जिसे हम बनी फाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक इसका बैकग्राउंड पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं, हर साल मनाया जाता है। इन्वॉल्व स्नैचिंग ऑफ आइडल्स फ्रॉम गॉड्स टीम, मैंने बताया आपको एक भगवान की टीम होती है, एक राक्षसों की टीम होती है जिसमें झगड़ा होता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द अकाउंट ऑफ विक्ट्री ऑफ लॉर्ड माला मलेश्वरा स्वामी, जैसा मैंने बताया इनकी जीत के उपलक्ष्य में त्यौहार मनाया जाता है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, सारे सही हैं तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सॉरी नन हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग प्लीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF फ्री है, तो आप लोग वहाँ से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा क्योंकि आप लोग करंट अफेयर लगातार पढ़ रहे होंगे कहीं कहीं सोर्सेज से। क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए है कि आपको समझ में आ सके कि आपकी तैयारी किस स्तर पे या जो आपने पढ़ाई की है वो कितना मेमोराइज है आपको, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ही प्रिपरेशन होगी, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे भूलते जाएंगे। अगर आप करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब कहीं ना कहीं आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी है परमानेंट मेमोरी में तब्दील हो जाएगी और एग्जाम के टाइम पर कहीं ना कहीं जो वीडियो लेक्चर के थ्रू समझाया जा रहा है, क्योंकि वीडियो लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे पीछे चीज़ें भी समझाई जा रही हैं जिससे आपको आसानी से चीज़ें याद हो सके और एग्जाम टाइम में आप राइट क्वेश्चन मार्क कर सकें। अगला देखते हैं न्यूज़ 4, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में रही है, PIB में रही है न्यूज। इंडिया लॉन्चेज डिफरेंस फ्यूल टू कट इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, लॉन्च ऑफ
ये देखिए, लॉन्च ऑफ डिफरेंस फ्यूल फास्टर विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी। मतलब जो पहला न्यूज रहा है यहाँ तक वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर रहा है, उसके आगे जो न्यूज रही है पीआईबी में रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रही है रेफरेंस फ्यूल। क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफरेंस फ्यूल हैज बीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज, व्हाट इज इट? इट इज द रेफरेंस प्राइस फॉर बायर्स एंड सेलर ऑफ क्रूड प्राइस। ऑप्शन बी, इट इज यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ व्हीकल बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड टेस्टिंग एजेंसीज। सी देख लेते हैं। इट इज स्टॉक पाइल ऑफ क्रूड ऑयल मेंटेन बाय कंट्रीज फॉर रिलीज इन द इवेंट ऑफ सप्लाई डिसरप्शन। डी, इट इज द ग्लोबल एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इट इज यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ व्हीकल बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एंड टेस्टिंग एजेंसीज। आपको बता दूं कि रेफरेंस फ्यूल जो है वो इंडियन ऑयल के पारादीप और पानीपत रिफाइनरीज, आपको पता है जो पारादीप है ये उड़ीसा में है और पानीपत जो हरियाणा में रिफाइनरीज हैं, इनके द्वारा जो है ये रेफरेंस फ्यूल जो है प्रोड्यूस की जाएगी। और जानते हैं कि रेफरेंस फ्यूल का जो कास्ट है हमको 800 से 850 रुपये पड़ता है, जो मोस्टली हम अमेरिका यूरोप से मंगाते हैं। बट अगर हम इसको इंडिजिनियसली या घरेलू उसका उत्पादन शुरू कर दें तो इसका कास्ट घट के 250 रुपये पर लीटर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं का फॉरेक्स रिजर्व जो है उसको हमारा सेव होता रहेगा, ठीक है। और इसको रेफरेंस जो इसका गैसोलीन होगा या पेट्रोल जो होगा इसको E0, E5, E10, E20 के रूप में बनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है ई मतलब इथेनॉल, E0 मीन्स पेट्रोल में इथेनॉल 0% रहेगा, E5 में इथेनॉल 5% है। जैसा आपको पता है 2025 तक हमको E20 का लक्ष्य रखा गया है, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिक्स किया जाएगा। कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसको 80% तक ले जाया गया है, जो कि इथेनॉल आपको पता है जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है उससे बनता है। तो कहीं न कहीं ये वेस्ट जा रहा था, जिसको अगर इस्तेमाल करना स्टार्ट करें तो हम करीब-करीब अपने 60,000 मिलियन डॉलर जो है हम आसानी से इंपोर्ट पे बचा सकते हैं। जो कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं उससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे असर पड़ता है। अगर हम इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाएँ तो हमारा इंपोर्ट जो कास्ट है काफ़ी घट जाएगा। और दूसरा इन्वायरमेंटली काफ़ी ये बेनिफिशियल है, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो भी घटेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसका दूसरी बात यह है कि जो रेफरेंस फ्यूल है इसका ऑक्टेन नंबर भी ज़्यादा है, जिससे क्या होगा फ्यूल इफिशियंसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और इन्वायरमेंट कम पॉल्यूट होगा। तो इसका सही ऑप्शन बी था, इट इज़ यूज फॉर कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ व्हीकल बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एंड टेस्टिंग एजेंसीज, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देख लीजिए इसमें कुछ फैक्ट है कि पारादीप और पानीपत रिफाइनरीज वगैरह के बारे में, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन न्यूज़ 5 देख लीजिए, ट्राइब्यून में आया था। द ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ फॉर रिवर डॉल्फिन साइन टू सेव रिवर डॉल्फिन। यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई है रिवर डॉल्फिन के ऊपर, इनके बाद क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन, मिसिसिपी, मिजोरी, गंगेज एंड इरावदी। आपको इनके बारे में बताना है कि विच ऑफ द अबव इज आर नॉट द सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन, ठीक है। क्वेश्चन 5th नंबर देख लेते हैं। आपका पूछा है कौन सा सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन नहीं है। देख लेते हैं 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 2 and 4 ओनली एंड 1 ओनली। नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो जो मिसिसिपी है ये रिवर डॉल्फिन में नहीं आता है, कहीं न कहीं ये आपका गलत हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 एंड 4। तो नॉट पूछ रहा है, नॉट में सिर्फ एक ही आता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 मिसिसिपी, ठीक है। और कहाँ पे है ये डी पे है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 ओनली। देखिए 6 रिवर डॉल्फिन्स है हमारे पास, ठीक है। अमेजन है, गंगेज है, इंडस है, इरावदी है, टुकाक्सी है और यांगजी है। तो इसमें 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए। जो अमेजन रिवर डॉल्फिन है इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर डॉल्फिन, और जितने भी 6 डॉल्फिन्स हैं दे आर इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डाटा बुक। बट जो यांगजी रिवर डॉल्फिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये डिफरेंस समझिए। क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है, क्वेश्चन पूछ दिया ठीक है कि आपको स्टेटमेंट दे दिया कि ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो यार सिर्फ इंडेंजर्ड है तो गलत हो जाएगा। बिकॉज ये जो यांगजी रिवर डॉल्फिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी जितने भी हैं वो इंडेंजर्ड हैं। और ये मोस्टली जो है 14 नेशन में रिसाइड करते हैं, इनका हैबिटेट 14 नेशन में है जिनके द्वारा ये डिक्लेरेशन साइन हुई है। तो आप लोग उसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। और जो आपको समझ में आ रहा है कि रिवर डॉल्फिन जो है ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल है, और इसका एक बहुत लंबा सा पीक होता है आगे, जिसमें टीथ होते हैं इनके पास ढेर सारे, जिससे ये शिकार करते हैं, ठीक है।
और इसके इसके पहले आगे बढ़े हम सोचते हैं कि गंगेज रिवर डॉल्फिन के बारे में भी तो समझ लेते हैं, बिकॉज इंडियन डॉल्फिन है ये। नंबर 1 देखिए, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ये, यहाँ पे इसका शिकार है, तो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा, यहाँ से जाकर टकरा के इसके पास आएगी, तो अंदाजा लगा पाता है कि कितनी दूरी पे हमारा शिकार है, उसके हिसाब से इसकी इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, ये हर 30 से 120 सेकंड में बाहर आना पड़ता है, बिकॉज ये पानी में सांस नहीं ले पाती है, तो बाहर आने के बाद ये एक साउंड छोड़ती है, इसलिए इसे सूसू भी बोला जाता है। ठीक है, 2009 में इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था और आसाम का ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। तो यह सम फैक्ट। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है, और एसएसएफ ने बताया कि IUCN में इसे इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। यांगजी रिवर डॉल्फिन को छोड़ के बाकी जितने भी सब इंडेंजर्ड हैं, और यांगजी रिवर डॉल्फिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जैसे हमको बता दिया, आपको छः जगह पाई जाती है, अमेजन, गंगेज, इंडस, इरावती, टुकाक्सी और यांगजी। मिसिसिपी गलत था, तो भी इनकरेक्ट पूछ रहा था आपका, केवल एक डी, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये देख लीजिए, इसका पीक लंबा होता है जिसमें टीथ होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, जैसे हमने आपको बता दिया, फैक्ट हैं सब, स्टेट पीसेस में काम आ सकते हैं। बट यूपीएससी भी कभी कभी जैसा कि इसका पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चन पूछने का, फैक्ट ऐड करता जा रहा है यूपीएससी, तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है यूपीएससी में। न्यूज 6 देख लेते हैं, द हिंदू में था, द टाइमली सेटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून इन हाई रेंजेस हैज brought a smile on the face of cardamom growers in realizing better productivity and price for the crop। इलायची बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर ठीक ठाक बारिश हो, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न जो मानसून है उसमें जो आपके लालिना एलिनो दो इफेक्ट होते हैं, तो एलिनो का इफेक्ट इस साल था, तो इफेक्ट जब कम हुआ तो कहीं न कहीं मानसूनी बारिश स्टार्ट हुई फिर से नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के तहत। तो जो इलायची उत्पादन करता थे उनके लिए काफ़ी एक खुशी की बात है। तो इलायची पे कहीं न कहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंडीशन, 10 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1500 to 4000 millimeter rainfall at an elevation from 600 to 1500 meters, red soil with a pH range of 5 to 6.5, ह्यूमस डिफिशिएंट सॉइल। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी ऑफ द अबव क्लाइमेटिक कंडीशन आर कंड्यूसिव फॉर कार्डेमम कल्टीवेशन। मीन्स कौन से ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन है जो इसके उत्पादन के लिए सहयोगी होने वाले हैं। 1, हाउ मेनी पूछा, कितने हैं। ठीक है, 1 देख लीजिए, 1, 2 ओनली, 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। देखिए पहला ये सही है, दूसरा ये सही है। थर्ड देख लीजिए, रेड सॉइल नहीं होना था, यहाँ पे लोमी सॉइल होना चाहिए था। दूसरा ह्यूमन डिफिशिएंट नहीं, ये ह्यूमन रिच सॉइल होना चाहिए था, बिकॉज पानी कितने आ रहा है 1500 तो 4000 मिलीमीटर, तो ठीक ठाक इसको वाटर चाहिए, तो वाटर डिफिशिएंट सॉरी रिच सॉइल चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ ए सही है और दूसरा सही है, वो इसका 2 ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और कार्डेमम को जो है क्वीन ऑफ द स्पाइसेस बोला जाता है, और मोस्टली ये एवरग्रीन रेनी फॉरेस्ट में पाया जाता है। जैसे आपको पता है साउथ इंडिया जो केरला, कर्नाटक या जो वेस्टर्न घाट है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है। और आई थिंक इतना पर्याप्त है इसके लिए, खास में कुछ था नहीं। मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन बनाया गया कि यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको थोड़ा फैक्चुअल करने की कोशिश की गई है, तो देख लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 ओनली। ये देखिए, करिंडर, कैलरी, कार्डेमम, ग्रोइंग स्टेट्स, आप देख लीजिएगा कैसे क्या क्या है। कार्डेमम के ये है जो जो स्टेट्स हैं, देखिए यहाँ पे कार्डेमम ग्रो किया जाता है। आप लोग प्लीज़ मैप पे भी इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कभी कभी मैप दे देगा, पूछेगा कि विच आर द फॉलोइंग आर द कार्डेमम ग्रोइंग स्टेट्स, तो आपको ऑप्शन देगा, तो आपको भी पता होना चाहिए। अब मैप पे कहीं इंडिकेट करने के आया, ज्योग्राफी ऑप्शन में भी आ सकता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें न्यूज़ देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज नॉट यूज्ड ओनली इन ब्लड। In a study published in Nature, scientists from China have reported that chondrocytes, cells that make cartilage, the connecting tissue between bones, also make hemoglobin and seem to depend on it for their survival। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन सिर्फ ब्लड में ही नहीं यूज होता है, बल्कि ये कार्टिलेज में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन नई स्टडी के थ्रू तो हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन in the blood that transport oxygen to the tissue and also transport some amount of carbon dioxide from different parts
ऑफ द बॉडी टू द लंग्स, ठीक है, लंग्स से जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से कार्ब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं लेके जाता है, और वापस जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है वापस जो है वो लंग्स की तरफ लेके जाता है, ठीक है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अनस्टेबल रिवर्सिबल बॉन्ड। रिवर्सिबल इसलिए कि जैसे ये लंग से लेके गया डिफरेंट सेल्स में, जैसे पहुंचा वहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ब्लड अलग हो जाता है। ऑक्सीजन की जरूरत आपको पता है जो बर्निंग ऑफ फूड के लिए जरूरत पड़ती है और एनर्जी के लिए जरूरत पड़ती है, जैसे आता है ऑक्सीजन अलग हो जाता है और ब्लड अलग हो जाता है, तो रिवर्सिबल होता है। यहाँ पहले एक बार फॉर्म करता है, ऑक्सीमोग्लोबिन बोलते हैं, ब्लड हीमोग्लोबिन प्लस O2 ऑक्सीमोग्लोबिन, ये यहाँ बनता है और कहीं पे जाकर जब सेल्स के पास वापस जाता है तो टूट जाता है, तो रिवर्सिबल बॉन्ड होता है, अनस्टेबल होता है बिकॉज लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है, एक बार बनेगा एक बार टूटेगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसीज ऑफ वर्टिब्रास ऑफ ऑल वर्टिब्रास, सॉरी, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसीज ऑफ ऑल वर्टिब्रास and transport oxygen via hemoglobin. Hemoglobin develop in cells in bone marrow and brain that becomes RBCs. फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, इन ऑक्सीडेटेड स्टेट इट इज कॉल्ड डीऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड इन रिड्यूस्ड स्टेट इट इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। पूछा हाउ मेनी अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देख लेते हैं करेक्ट पूछ रहा है, पहला देख लेते हैं, सही है बिल्कुल। और जैसे मैंने बताया ट्रांसपोर्ट दोनों करता है, पहले ऑक्सीजन को लेकर सेल्स में जाता है, उसके बाद जो है वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स तरफ जाता है। इट प्रेजेंट इन आरबीसीज ऑफ ऑल वर्टिब्रास एंड ऑल वर्टिब्रास ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विया हीमोग्लोबिन। ये गलत है कि ठीक है आरबीसी में प्रेजेंट तो रहता है बट ऑल वर्टिब्रा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विया हीमोग्लोबिन, ये सही नहीं है बिकॉज जो कोल्ड वाटर आइस फिश होती है उसके लिए सही नहीं होता, बिकॉज ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है। ये आपका इनकरेक्ट होकर याद रखिएगा ऑप्शन कोल्ड वाटर आइस फिश, कोल्ड वाटर आइस फिश, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन डेवलप्स इन सेल्स इन बोन मैरो एंड ब्रेन दैट बिकम्स आरबीसीज, गलत है, इट भी इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज डेवलप ओनली इन बोन मैरो। फोर्थ देख लेते हैं, इन ऑक्सीजनेटेड स्टेट इज कॉल्ड डी ऑक्सीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस्ड स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीमोग्लोबिन, गलत है बिकॉज ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है और जब ये छोड़ता है तो इसे डी ऑक्सीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो इसे अपोजिट कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, तो ये भी इनकरेक्ट है। हाउ मेनी पूछ रहा है, तो पहले छोड़ के बाकी 3 गलत हैं, तो 3 ओनली, 3 ऑप्शन 3 स्टेटमेंट ऊपर के गलत हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। न्यूज देख लेते हैं 1 नंबर, डिक्लाइनिंग बेरिंग सी आइस लिंक टू इंक्रीजिंग वाइल्ड फायर हजार्ड्स इन नॉर्थ ईस्ट चाइना। जो बेरिंग सी है वहाँ पे जो आइस है, आइस शेल्फ में लगातार पिघल रहे हैं और कहीं के उसके लिए जो जिम्मेदार कारक बताया गया है वो वाइल्ड लाइफ हजार्ड्स इन नॉर्थ ईस्ट चाइना बताया गया है। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेरिंग सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ज्योग्राफिकल लोकेशन पे क्वेश्चन है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है, कोशिश रहेगी कि जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है जिनके रिगार्डिंग न्यूज हुई है उस पर क्वेश्चन फ्रेम किए जाए। तो स्टेटमेंट रीड्स दैट इट इज एन इनलैंड सी इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड सेपरेट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। स्टेटमेंट 2 करता है, एनाइडर एंड यूकान रिवर ड्रेन्स देयर वाटर इनटू बेरिंग सी। थर्ड स्टेटमेंट इज कनेक्टेड विद द चुकची सी विया बेरिंग स्टेट। इट इज बॉर्डर्ड बाय अलास्का, कमचटका पेनिनसुला, रसिया एंड चाइना पॉल्यूशन आइलैंड्स। इसमें देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पूछा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इनलैंड सी नहीं है ये, इट इज मार्जिनल सी। मार्जिनल सी क्या होता है, जो किसी न किसी कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे होता है, ठीक है। और इनलैंड सी क्या होता है, ये कोई सी है सराउंडेड बाय लैंड और किसी और सी से जो है किसी पतले या पतले जो है नैरो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, किसी रिवर के थ्रू या किसी पॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है तो उसे इनलैंड बोलते हैं, बट इट इज एन मार्जिनल सी जो कि किसी कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे है। और सिप्रेस नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये सही है बट ये इनलैंड नहीं मार्जिनल सी था, तो पहला वाला ऑप्शन जो है ये गलत रहता है, इनकरेक्ट। ये भी सही है, कनेक्टेड विद चुस्की सी विया बेरिंग स्टेट, ये भी सही है। इट इज बॉर्डर्ड बाय अलास्का, कमचटका पेनिनसुला, रसिया, चाइना, पॉल्यूशन आइलैंड, ये भी सही है। कुछ है एबव कितने करेक्ट हैं, तो देखिए पहला गलत था, 2, 3 एंड 4 ओनली, ठीक है, ये सही हो गया। तो आपका ये बिल्कुल सही है। तो ये कुछ यहाँ पे चाइना पॉल्यूशन आइलैंड के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा ज्योग्राफी है ये। बस देखिए आपकी 2 प्लेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। आप एक फिगर देख लीजिए फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये देखिए ये रसिया है,
ये क्या है, एशिया है और ये अमेरिका है। इसके बीच में ये देखिए बेरिंग सी है, इन दोनों के बीच में जाता है तो अलग करता है, ठीक है। और देखिए चुस्की सी है जो कि कनेक्ट करता है चुस्की स्टेट से, बेरिंग स्टेट जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है। आप लोग देखते जाइए इसको फिर, ठीक है। ये है एलुसियन आइलैंड जो कि सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आप, जैसे कि आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ी होगी, ठीक है, कि दो तरह के प्लेट्स होते हैं, एक ओशन प्लेट्स, दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है। ओशन प्लेट्स आर हैवियर देन द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। सो तीन तरह की बाउंड्रीज होती हैं कि जो है प्लेट्स आपस में मूव करते रहते हैं, ठीक है। 7 मेजर प्लेट्स हैं जो मूव करते रहते हैं। तो मान लीजिए कॉन्टिनेंटल प्लेट है यहाँ पे, और ये हो गया ओशन प्लेट, ये हो गया पैसिफिक ओशन, ये होते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, ठीक है। तो जब ये पास आते हैं, ये है कन्वर्जन बाउंड्री। सिंस द पैसिफिक प्लेट इज हैवियर देन द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इट गोज डाउन लाइक दैट। ओके, जब नीचे जाता है तो यहाँ जैसे जाता है, ज़्यादा नीचे जाने पे आपको पता है कि अर्थ के कोर में या जैसे 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 नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता रहता है। जैसे नीचे जाना शुरू करता है इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और जो अपर पार्ट है, ये जो आगे का भाग है, ये पिघलना शुरू हो जाता है और ये जैसे लावा के रूप में बाहर आना शुरू कर देता है। और चूंकि ये भी मूव कर रहा है आगे की साइड हल्का हल्का, तो लाइक नीडल जैसे लगातार छेद करता रहता है ना, ऐसे खटाखट 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 ये जो है सीरीज ऑफ आइसलैंड आइसलैंड बन जाते हैं, जो कि एलुशन आइलैंड बनने की वजह ये रही, अपनी ज्योग्राफी है, कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा आप लोग। आप लोग प्लीज कॉन्टिनेंटल थ्योरी पूरा पूरा पढ़ लीजिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पढ़ लीजिए, और उससे क्या क्या लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, कैसे दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड अदर जियोथर्मल एक्टिविटीज। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं कहीं आपका मेंस में हर साल एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने वाले इससे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ नंबर 9 क्या कहती है, द प्रिंट द हिंदू दोनों में था, अ सिस्मिक स्वार्म हैज हिट द राइकेजेंस पेनिनसुला इन साउथ वेस्ट आइलैंड विथ मोर देन 5,500 स्मॉल अर्थक्वेक्स इन लास्ट 3 days। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो राइकेजेंस पेनिनसुला है ये साउथ वेस्ट आइलैंड में, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है आपको, यूपीपीसी सॉरी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों में। क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। Earthquake swarm is a series of many low-intensity earthquakes without a discernible main shock. Second statement क्या कहता है, when seismic energy piles up inside the earth and escapes in a small amount from certain points, earthquake swarm can occur. दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is correct in respect to the above statements? Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सी ऑप्शन क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सही ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1A, सॉरी बोथ स्टेटमेंट जो है सही है और स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देख लीजिए यहाँ पे आइसलैंड समझिए, यहाँ पे जैसा हमने आपको अभी बताया कि जो प्लेट्स हैं टेक्टोनिक, वो तीन तरह की बाउंड्री फॉर्म करती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, डाइवर्जेंट दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जबकि दो प्लेट एक दूसरे से न तो इधर आती न इधर आती बल्कि दूसरे के पास करती हैं, ऐसे इधर जा रही टच नहीं करती यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं। यूरेशियन प्लेट इस साइड जा रहा है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस साइड जा रहा है। तो बीच से जो है हल्के हल्के जो अंदर मैग्नेटिक चैम्बर है वहाँ से लावा हल्का हल्का बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे, चूंकि यहाँ पे अगर पूरी तरह से यहाँ पे बड़े वीक स्ट्रक्चर जो नहीं है, तो यहाँ पे धीरे धीरे निकलता रहता है, जिससे हल्के मोस्टली 2.5 to 3 रिएक्टर स्केल इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे वोल्केनोज आ सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब सीरीज ऑफ लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक 2.5 to 3 विदाउट डिसर्नेबल मेन शॉक, क्योंकि अभी कोई मेन शॉक तो है नहीं, एक लगातार जो है 200-300 जो है अर्थक्वेक छोटे छोटे आते रहते हैं, तो इंडिकेट करता है कि अभी वोल्केनोज आने वाले हैं, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट था कि एक साथ जब कई अर्थक्वेक आते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, हम अर्थक्वेक स्वार्म बोलते हैं। इसकी रीजन बता दिया गया, व्हेन सिस्मिक एनर्जी पाइल्स अप इनसाइड द अर्थ एंड एस्केप्स इन स्मॉल अमाउंट। जैसा मैं आपको बताया कि जब धीरे धीरे बाहर आता रहता है, चूंकि पूरी जगह तो मिल नहीं रही है, तो छोटा छोटा छोटे छोटे जैसे जैसे वो
मैग्मा पिघलता जा रहा है, ऊपर धीरे धीरे करके आता जा रहा है। तो स्मॉल अमाउंट में वो आता है सर्टेन पॉइंट से और अर्थक्वेक स्वार्म तक वो तो यहाँ पे इसका इंसिडेंट होता है। तो पहला सही है, उसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, देख लीजिए हिंदी में आपका है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं इसका। इंडियन एक्सप्रेस में था, being referred to as the Chandrayaan-4 mission following the success of Chandrayaan-3, the Lunar Polar Exploration Mission, जिसे लूपेक्स बोलते हैं, will launch to explore the moon with a set of new objective। चंद्रयान 4 की बात की जा रही है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, इसरो के सारे मिशन जो कि स्पेस मिशन हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर साल कुछ भी डेवलपमेंट होती है, पीएससी मस्ट फ्रेम द क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। With reference to Chandrayaan-4, consider the following statement। Statement 1 क्या कहता है? It is a joint lunar exploration endeavor involving ISRO and NASA। Second जो statement है, the primary objective of the mission is to explore the presence of water in the lunar south pole region। क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the above statements is or correct? पूछा कौन से करेक्ट है। देखिए पहला जो है एक गलत इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज अ ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन endeavor between ISRO and जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो पहला गलत हो गया। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है। सदर्न पोल जो आपका चांद का है या मून का, हमेशा पृथ्वी की एक साइड देखिए रिवॉल्व करता है, ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो हम सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं यहाँ पे। और ये सदर्न पोल जो है इसको हम नहीं देख पाते। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि यहाँ सनलाइट नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कुछ माउंटेन्स भी हैं, क्रेटर्स भी हैं, उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, जो कि ऑलमोस्ट सोचिए 2 मिलियन ईयर्स जो है सूर्य का प्रकाश पे नहीं पड़ पा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पे टेम्परेचर -206 डिग्री सेल्सियस रहता है करीब करीब। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आइस शेल्फ होंगे या बर्फ के टुकड़े होंगे, और वहाँ पानी के मिलने की संभावना बहुत है। पानी के मिलने का फायदा क्या है आपको पता है, H2 कैसे बनता है, H2 + O2। यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा, जो ऑक्सीडाइजर काम करेगा। यहाँ से जो अदर स्पेस मिशंस हैं, यहाँ से आसानी से यहाँ से एनर्जी लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सदर्न पोल पे पानी का मिलना। तो जैसा हमको बताया कि ये जो है पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2 बी। हिंदी में देख लीजिए आप लोग, ये देखिए इसरो है और जाक्सा है, इसके बीच में ज्वाइंट मिशन है ये। तो इसी के साथ इसके नीचे आपके आंसर की दिए हुए हैं, पहले आप खुद सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर आप वीडियो लेक्चर देखिए, आंसर की देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।